जिस देश को कृषि प्रधान देश होने का गौरव था, उस समय जाति प्रधान देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लेकर के तमाम कठिनाइयों को सहन करते हुए हर तरह का त्याग करके इस देश के अंदर जो एक मानवतावादी संविधान बनाने का कार्य किया, उस रहबर के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद 1956 से लेकर के और 64 के बीच का समय जो हम देखते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुक सा गया है। उस अधूरे कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले बहुजनों के हृदय सम्राट मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची बेटी मान्यवर साहब कांशीराम जी के मिशन मूवमेंट में पली बढ़ी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारी प्रेरणा की स्रोत, हमारी आदर्श, हमारी नेता, उनको मानते हुए आज माननीय बहन कुमारी मायावती 67वें जन्म दिवस पर रानिया विधानसभा के इस गांव में आयोजित इस जन कल्याणकारी दिवस समारोह में हमारे बीच में मौजूद लंबे समय से जिन लोगों ने मान्यवर साहब के साथ में लगकर के इस मूवमेंट को सींचने का कार्य किया, जो पूर्व में पार्टी में प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहे, दूसरे प्रदेशों के अंदर भी देशवासियों को, सभी ग्राम वासियों को, सर्व समाज के लोगों को आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के 67वें जन कल्याणकारी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको साथियों लख लख बधाइयां देता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा, ऐ मेरी माताओं बहनों, ये जो फोटो आप अपने इस बैनर के सामने, इस बैनर के ऊपर जो लगा हुआ देख रहे हो, ये भी महिला एक बेटी के रूप में आज के दिन 1956 के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने जन्म लिया था और जन्म के साथ 1956 में बाबा साहब दुनिया से चले गए थे और 1956 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस धरती के ऊपर साथियों जन्म लिया था। उन परिस्थितियों में माननीय बहन जी अपनी शिक्षा को पूरा करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, साथियों मेरे से पूर्व में जैसे कि आदरणीय मास्टर जी ने बताया था कि दिल्ली के अंदर 1977 के अंदर जो जात पात तोड़न के नाम से जो एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने जब अपनी बात रखी और मान्यवर साहब कांशीराम जी के कानों तक वो बात पहुंची, तो साहब कांशीराम साथियों शाम को ही अपने कार्यक्रम खत्म करने के बाद झट से घर पे पहुंच गए और जब देखा तो माननीय बहन जी साथियों पढ़ रही थी कमरे के अंदर। रात को बहुत लेट हो चुके थे, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था और साहब जब उनके दरवाजे पे गए कि उन्होंने कहा कि वे मुझे मायावती से मिलना है, और भी बाम सेब के कुछ लोग थे उनके साथ में, तो साथियों बहन जी से जब मिले, बहन जी से बातचीत की साहब ने, और साहब ने बातचीत करने के बाद माननीय बहन जी से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हो, तो माननीय बहन जी ने कहा कि मैं आईएएस की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनना चाहती हूँ, डीएम बनना चाहती हूँ, ताकि मैं इस देश के शोषित वंचित पीड़ित लोगों का भला कर सकूं। तो साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि अच्छी बात है, आप कलेक्टर तो बन जाएंगी, लेकिन इस देश के अंदर जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उस शासन व्यवस्था के अनुसार एक 10वीं पास आदमी भी अगर एमएलए बन जाता है और वो मंत्री बन जाता है, तो जो आईएएस जो अधिकारी है, जो आईएफएस आईपीएस बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनको सरकार की बात माननी पड़ती है। और तब जाकर के उन अधिकारियों के मन में जो भाव होता है समाज सेवा करने का, उनका वो भाव अधूरा रह जाता है, वो अपनी बात नहीं कर पाते, अपने मन में जो बात होती है, जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, तो बहन जी ने कहा साहब को तो और मैं क्या कर सकती हूँ, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि आप मेरे साथ लगे, आप इस बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में आए और इस देश के अंदर एक दिन ऐसा समय आएगा, आप आज एक आईएएस बनने की बात कर रही हो, एक आईएएस नहीं
एक आईपीएस नहीं, सैकड़ों आईएएस और आईपीएस अधिकारी आपके आगे पीछे चक्कर लगाते हुए मिलेंगे। तो साथियों, ऐसा दिन आया, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब सीएम की शपथ ली और बहन कुमारी मायावती जी के परिवार के लोगों ने आंदोलन के बुरे दौर में, जब बहन कुमारी मायावती जी अपनी सरकारी अध्यापक की नौकरी को ठोकर मार करके जब इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए घर से निकली, तो साथियों, समाज के लोग बहुत तरह की बातें करते थे। आज भी जमाना मॉडर्न हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आज भी महिलाओं की, बेटियों की पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो आदमी को सोचना पड़ता है, विचार करता है। भेदभाव इस देश के अंदर महिलाओं से शुरू से ही हो रहा है। उस भेदभाव का अगर किसी ने खात्मा करने का कार्य किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं किसी भी परिवार की, घर की, समाज की, मैं उनकी इस बात से नापता हूं कि उस परिवार के अंदर, उस समाज के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या हालात हैं। तो साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनकर के अपने गांव बादलपुर के अंदर पहुंची तो साथियों, सैकड़ों आईएएस और आईपीएस अधिकारी बहन जी के पीछे पीछे फाइल उठा करके घूम रहे थे। साथियों, वो जो साहब काशीराम जी ने जो बात कही थी कि आप मेरे साथ अगर इस आंदोलन में काम करोगे तो हजारों सा आईपीएस अधिकारी आपके पीछे, आगे पीछे घूमते हुए मिलेंगे। साथियों, हमारे जो महापुरुषों के जो फोटो लगे हुए हैं, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए माता सावित्रीबाई फूले के साथ में लेकर के शिक्षा का दरवाजा खोला। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया, नारायण गुरु साउथ के अंदर जिन्हें बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करी, और बाबा साहब अंबेडकर ने साथियों तमाम महापुरुषों की जो चाहत थी, उस चाहत को अपनी कलम के साथ लिख करके भारतीय संविधान के अंदर अंकित करने का कार्य किया। और वो दुनिया का सबसे विशालकाय, सबसे पवित्र ग्रंथ, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कोई देश दुनिया के अंदर कहलाया तो साथियों वो देश हमारा भारत देश कहलाया। इसलिए आज वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, मैं नौजवान साथियों को ये बात विशेष तौर पे कहना चाहता हूं। साथियों, हम इस बेल्ट के, उस बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, हरियाणा के अंतिम छोर में हम लोग बैठे हैं। कोई सरकार की स्कीम बहुत लेट तक यहाँ तक पहुंचती है, कोई सरकार की बात बहुत लेट तक यहाँ तक पहुंचती है, और साथियों आप लोगों की दुख दर्द की बात शायद चंडीगढ़ तक कभी कभी पहुंचती हो। ये क्षेत्र बहुत बड़े राजनीतिक घरानों के अधीन रहा है। हरियाणा के अंदर अलग अलग परिवारों ने अपनी शासन सत्ता स्थापित की है, लेकिन जब जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता के दरवाजे की तरफ बढ़ती है, जब विधानसभा के साथियों दरवाजे पे बहुजन समाज पार्टी पहुंचने का कार्य करती है, तो इस देश की तमाम जो मनोवादी शक्तियां हैं, जो इस देश के अंदर सामाजिक एकता को विखंडित करने वाली शक्तियां हैं, सब लोग इस ताकत में लग जाते हैं कि कैसे भी करके बहुजन समाज पार्टी को इस देश की सत्ता में काबिज होने से रोका जाए। क्योंकि साथियों, बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? बहुजन समाज पार्टी का ये जो नीला झंडा है, ये जो हाथी का निशान है, साथियों आप लोगों के बीच में जो लोग ये नीले झंडे वाले आते हैं, आप लोगों के बीच में ये जो मिशन मूवमेंट की बात करने वाले लोग आते हैं, जिनके दिल में सामाजिक दर्द है, इस मिशन मूवमेंट के प्रति जो अपना कार्य करना चाहते हैं, उनका जो कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों ऐसा कहते हैं पार्टी का राज नहीं आवेगा। भाई 2009 से पहले कौन कहता था हरियाणा के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर 2 बार राज करेगी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 बार राज करेगी? केवल मात्र 13 साल पहले साथियों हम भारतीय जनता पार्टी से 2009 के चुनाव के अंदर 78 सीटों के ऊपर हमारे उनसे ज्यादा वोट थे, और साथियों हमने 16.5% वोट लेने का कार्य किया था, और 17.5 से 18% वोट के अंदर कांग्रेस की हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी। साथियों अपना मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं है। बदलाव इस प्रकृति का नियम है, बदलाव आके रहेगा,
उस बदलाव को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन साथियों, आप लोगों को फैसला ये लेना है कि उस बदलाव के अंदर आप नौजवान साथियों की कितनी भागीदारी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जो बात कहते थे कि एक तो मेरे समाज के नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में किसी से कम ना रहे, और दूसरा जब उनको साथियों समाज की लड़ाई लड़ने का मौका मिले तो उस लड़ाई में वो लोग शामिल हों। वर्तमान समय में आंदोलन का जो परिरूप आप लोग देख रहे हो साथियों, हमारा आंदोलन तलवार बंदूक भाला लेकर के रोड को जाम करने का आंदोलन नहीं है। इस बात को आपको गहनता से समझना पड़ेगा। जो आरएसएस के लोग आज चाल चल रहे हैं, हमारे इस समाज में जो फ्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस धरती के ऊपर जिस संगठन को मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन कुर्बान करके बनाया है, इस धरती के ऊपर साथियों शोषित पीड़ित लोग उससे बड़ा